बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तजियों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 3 मैचों की सनसनीखेज T20 सीरीज़ में 2-1 से कामयाबी के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने अगरचे ट्रॉफ़ी तो अपने नाम कर ली है, मगर टीम कॉम्बिनेशन के सवालात अब भी वहीं के वहीं खड़े हैं। इस सीरीज़ में मैनेजमेंट ने तजुर्बात की हद तक तब्दीलियाँ की, कभी ओपनिंग में नए चेहरे, कभी मिडल ऑर्डर में रद्दोबदल, तो कभी बॉलिंग अटैक में नई तरकीबें। लेकिन ताहाल ये वाज़ेह नहीं हो सका कि वर्ल्ड कप के लिए हतमी 11 कौन सी होगी। ओपनिंग जोड़ी पर गैर यकीनी, मिडल ऑर्डर में जगह की जंग, स्पिनर्स की भरमार और फास्ट बॉलर के दरमियान इंतखाब की उलझन। गोया सीरीज़ जीतने के बावजूद टीम के कदोकाल अभी तक मुकम्मल हो नहीं पाए। ये फतह एक इत्मीनान नहीं बल्कि एक इंतबाह है कि बड़े मार्के से पहले अभी बहुत कुछ तय पाना बाकी है। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 3 T20 मैचों की दिलचस्प सीरीज़ में 2-1 से कामयाबी ने बिलाशुबा पाकिस्तान को ट्रॉफ़ी तो दिलवा दी, मगर इसके साथ कई नए सवालात भी जन्म दे गई। पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट ने इस सीरीज़ में हिम्मत और जुर्रत के साथ मुतअद्दिद तब्दीलियाँ की, नए कॉम्बिनेशंस आजमाए, मुख्तलिफ बैटिंग ऑर्डर तरतीब दिए और बॉलिंग यूनिट में ताज़ा तजुर्बात किए। ताहम इन सब कोशिशों के बावजूद ये तासुर गहरा होता जा रहा है कि वर्ल्ड कप से पहले टीम अभी तक अपनी मुस्तनद और मुतवाज़िन 11 तक नहीं पहुंच सकी। ओपनिंग के शोबे की बात करें, साहबजादा फरहान और साइम अयूब के ज़िम्मे है, लेकिन दूसरी जानिब जारह मिजाज ओपनर फ़खर जमान इस सीरीज़ में मौजूद ना थे। साहबजादा फरहान जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 3 मैचों में बड़ी इनिंग खेलने में नाकाम रहे। साइम अयूब ने 11 मैचों के बाद 71 रन की उम्दा इनिंग खेली, लेकिन फिर वो तीसरे T20 में 0 पर पवेलियन लौट गए। बाबर आजम की तीसरे नंबर पर वापसी हुई तो क्या फ़खर जमान के कम बैक के बाद एक बार फिर फ़खर जमान को ही अपने नंबर की कुर्बानी देनी होगी। ओपनिंग से मिडल ऑर्डर में खिलाए जाने वाले हसन नवाज इंतहाई मायूस कर रहे हैं। वो आखिरी 9 मुकाबलों में 6.62 की औसत से सिर्फ 53 रन ही बना सके हैं, जिस पे वो सिर्फ एक मरतबा डबल फिगर में दाखिल हो पाए हैं। विकेट कीपिंग के शोबे में सिलेक्शन कमेटी और टीम मैनेजमेंट ने मोहम्मद हारिस को ख़राब कारकर्दगी पर बाहर किया तो बगैर किसी कारकर्दगी के टीम में जगह बनाने वाले उस्मान खान बुरी तरह नाकाम रहे। फिर तीसरे T20 में विकेटों के पीछे जिम्मेदारी साहबजादा फरहान से निभाई गई, जिसका मतलब यह है कि विकेट कीपिंग के शोबे में अब भी बहुत कुछ तय होना बाकी है। स्पिनर्स में ऑफ स्पिनर और उस्मान तारिक, जिन्होंने डेब्यू पर 26 रन देकर 2 विकेटें हासिल की, उन्होंने इस फील्ड में मुकाबला मजीद बढ़ा दिया है। अबरार अहमद टीम की पहली चॉइस हैं और सुफियान मुकीम भी इस लाइन में खड़े हैं, जबकि मोहम्मद नवाज बाएं हाथ के स्पिनर के तौर पर अपने कोटे के तमाम ओवर्स कराते हैं। फास्ट बॉलिंग में सलमान मिर्ज़ा की कारकर्दगी ने जहां एक तरफ बेंच स्ट्रेंथ बढ़ाई है, वहीं अब ये सवाल भी उभर रहा है, क्या हारिस रऊफ़ की जगह नहीं बन पाएगी, क्योंकि शाहीन शाह आफरीदी, नसीम शाह और फ़हीम अशरफ की सूरत में फास्ट बॉलिंग अटैक मौजूद है। तीसरे T20 बैनुल-अक़वामी मुकाबले में कामयाबी के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान सलमान अली आगा से प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यही सवाल हुआ कि इतनी तब्दीलियों के बाद वर्ल्ड कप के लिए टीम कॉम्बिनेशन क्या होगा, जिस पर कप्तान बोले, टीम कॉम्बिनेशन तब्दील नहीं हुआ, सिर्फ खिलाड़ियों को तब्दील किया है। अभी वर्ल्ड कप से पहले 14 से 15 T20 मैच है, ये उनके लिए अच्छा है कि बेंच स्ट्रेंथ मजबूत होगी। मुझे लगता है कम्बिनेशन नहीं चेंज हो रहा, हाँ प्लेयर्स चेंज हो रहे हैं, लेकिन रोल जो है वो सेम ही है। आप देखेंगे कि जो प्लेयर लाइक टू लाइक हम रिप्लेसमेंट रखते हैं, जैसे पिछले मैच में शाहीन नहीं खेला तो उसकी जगह सलमान खेला, और आज अगर नसीम नहीं खेला तो उसकी जगह शाहीन खेला। हम कोशिश यही है, और जैसे उस्मान भी खेला उसकी इब्रार की जगह, तो कम्बिनेशन हमें पता है हमारा क्या है, लेकिन हाँ वो हम लाइक टू लाइक चेंज करते रहते हैं, क्योंकि हम अभी हमारे नेक्स्ट मेरे ख्याल से 14-15 गेम्स हैं 20-25 दिनों में, तो हमको कोशिश करनी है कि अपने प्लेयर्स को फ्रेश रखें। और हमारी बेंच स्ट्रेंथ अल्हम्दुलिल्लाह वैसी बन चुकी है कि कोई भी, जैसे सलमान आया दोनों मैचेस में, आपके सामने उसकी परफॉर्मेंस है, और आज उस्मान तारिक ने आकर बॉलिंग की और उन्होंने डेब्यू पे इतनी अच्छी बॉलिंग की, और वो लगा ही नहीं कि उनका डेब्यू है, जिस तरह की उन्होंने बॉलिंग की है, और टफ ओवर्स उन्होंने भी किए हैं, उसमें 15वां-17वां ओवर भी किया है। तो मुझे लगता है कि मतलब काफ़ी अच्छी इस टाइम पे कॉम्बिनेशन बन गया हमारा। हाँ लाइक टू लाइक चेंज होती रहती है। और अब चलेंगे लाहौर, जहां वीडियो लिंक पर हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के लिए टेस्ट, वनडे और T20 क्रिकेट में सेंचुरी स्कोर करने वाले पहले बैटर अहमद शहजाद। खुशामदीद कहेंगे आपको। अहमद, मई 2025 से अब तक टीम पाकिस्तान ने माइक हैसन और सलमान अली आगा के कॉम्बिनेशन के साथ 24 T20 मैच खेले हैं, 16 जीते हैं, 8 हारे हैं, और इन 24 T20 मैचों में हमने 22 खिलाड़ियों को आजमाया है। आपने सलमान अली आगा की गुफ्तगू भी सुनी, कहीं आपको लगा कि वो कंफ्यूज हैं, जिस तरह टीम बनाते वक्त मैनेजमेंट जो है वो कुछ तजब्जुब का शिकार है?
देखिए स्टैट्स तो आपको बेहतर नज़र आ रहे हैं। जो हालात थे पहले पाकिस्तान टीम के, स्टैट्स के हिसाब से बेहतरी है। मैंने जिस तरह पहले भी ज़िक्र करता रहा हूँ, वेस्ट इंडीज़ जीते, बांग्लादेश जीते, ट्राई नेशन जीते, उसके बाद एशिया कप का फाइनल में पहुँचे। जी बिल्कुल, भारत से 3 मैच ज़रूर हारे हैं। एक भारत ही वाहिद इन सारी ऑपोज़िशन में से एक बड़ी टीम थी, जिससे आप एक्सपेक्ट करते हैं कि हाँ, ये पूरी टीम खेल रही है। उसके खिलाफ पाकिस्तान जो है जीतने में नाकाम रहा। और उसके बाद अब साउथ अफ्रीका भी जो आई है, इससे भी पाकिस्तान जीता है। तो आज़ादो-शुमार बिल्कुल बेहतर नज़र आ रहे हैं, लेकिन क्या ये हमारे लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन है? ये मायने रखता है। क्योंकि ऑपोज़िशन को मद्देनज़र रखना बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन ऑपोज़िशन पर हम कहता है कि अपनी गलतियों से सीखता है। तो अपनी गलतियों से तो यही चीज़ सीखनी है ना कि जब बीसी साइड्स होती हैं, छोटी थोड़े से होते हैं, तो पाकिस्तान बहुत ज़बरदस्त खेल जाता है। 100 लेकिन जैसे ही गेम 200 वाली चली जाती है और दूसरी टीम के बिग बॉयज़ आए होते हैं, जिसमें सारी टीम खेल रही होती है, वहाँ पाकिस्तान स्ट्रगल करता है। तो हमने टीम उसके लिए बनानी है। अब होपफुली कि हम इस तरह की टीम बनाने में कामयाब हो जाएँ, जो इवेंट्स के अंदर या फुल साइड टीम्स जो हैं, वो अच्छा खेलें। इसमें देखिए बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का भी, कि उनको भी चाहिए कि अब पाकिस्तान के क्रिकेट को बड़ा नुकसान होता है। वो इसलिए कि सारा साल आप छोटी टीम से जब खेलते रहते हैं, तो बड़ी टीमों के अगेंस्ट आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, वहाँ पे आपको उसका सही तरीके से आइडिया होता नहीं है। और जब उनसे बात की जाए तो वो ये कहते हैं कि पहले आप हमारे बच्चे तो हरा लीजिए। तो बड़ा ज़बरदस्त जिस तरह साउथ अफ्रीका टीम के खिलाफ पाकिस्तान टीम पे इसलिए पहले मैच के खिलाफ इतनी तनकीद हुई कि यार एक टीम जिसके 10-12 प्लेयर नहीं है, उनको बजाय कि आप वन साइडेड हराएँ, आप उनसे वन साइडेड हार रहे हैं, तो ये पाकिस्तानी क्रिकेट किधर जा रही है? और पाकिस्तान की पूरी साइड खेल रही थी। लेकिन दूसरे 2 मैचेस के अंदर पाकिस्तान ने अच्छा कमबैक किया और उस टीम को उसी तरह हराया जिस तरह वो डिज़र्व करते हैं। बिल्कुल सम वुड से कि अच्छे कंडीशन में जो है पाकिस्तान की जो टॉस जीता और ड्यू के अंदर बारी आई जब साउथ अफ्रीकन बॉलर्स बॉल कर रहे थे, तो ड्यू था। तो ये और फिर चीज़ें नहीं मानता। देखिए फिर भी तो आउट पाकिस्तान टीम ने ही किया है ना। अगर वही 200 करवा देते पहली इनिंग के अंदर जिस तरह पहले मैच में हुआ तो फिर वही सारी सिस्टम हो गई। तो पाकिस्तान की बॉलिंग ने बहुत ज़बरदस्त परफ़ॉर्म किया है, रिस्ट्रिक्ट किया है दोनों मैचेस के अंदर अपने बल्ले दूसरे ऑपोज़िशन को जहाँ पे पाकिस्तान के बल्लेबाज सिक्योर हैं। दूसरे मैच के अंदर 111 चेज़ करना था, कोई प्रेशर नहीं था बल्लेबाज़ी पे। तीसरे मैच के अंदर 140 का गेम था। ये ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पाकिस्तान के बल्लेबाज जो क्रेडिट जाता है बॉलिंग का जिन्होंने ऑपोजिशन को जो है रिस्ट्रिक्ट किया इस टोटल के अंदर। और उसके बाद फिर पाकिस्तान की अगर आप बात करेंगे अच्छे कुछ प्लेयर स्पेशली जिस तरह बाबर आजम को उनको मौका मिला। फ़खर ज़मान बोलते हैं कि उनको रेस्ट चाहिए था, फ़खर ज़मान डोमेस्टिक में गए और हमारी इनिंग में भी हमारी करियर में भी बहुत सारी इनिंग्स ऐसी आती थी कि कुछ टाइम आए जब हमें पता लग गया था कि हाँ यार ये हमारी आखिरी इनिंग हो सकती है और वहाँ अल्लाह ने परफॉर्मेंस कराई। इसी तरह बाबर आजम के साथ भी था तीसरे मैच के अंदर, उनका मेरे ख्याल से शायद आखिरी मौका था जिसको उन्होंने अवेल किया, अच्छी इनिंग खेली। और कुछ लोग थे जो ये उनके पहले मैच के ऊपर आउट होने के बाद ये कह रहे थे कि ये कैसे बाबर आजम खेलने लग गया है, बाबर आजम के साथ बड़ी ज्यादती हो रही है। जब परफॉर्मेंस वो कर रहे हैं उस पे नहीं बोल रही, तो ये ज्यादती मतलब कैसी है कि बगैर कोई डोमेस्टिक खेले बाबर को वापस लेके आया गया। तो ये तो अच्छाई हुई ना, टीम टीम मैनेजमेंट ने या सिलेक्टर ने तो अच्छा करके दिया, उनको अपॉर्चुनिटी दी, तो ज्यादती कैसे? दूसरा आप ये देखें कि अब उन्होंने जो परफॉर्मेंस की है, क्या इसका क्रेडिट भी वो जो नाकदीन है वो कहेंगे कि नहीं नहीं वो जो टीम मैनेजमेंट करवा रही है वही ठीक प्रैक्टिस थी जिसकी वजह से बड़े अरसे दराज बाद आज बाबर आजम ने अच्छी इनिंग खेली है। तो फिर ये भी बातें होती रही हैं कि जब बाबर आजम इंग्लैंड खेलने जाते थे वहाँ बड़े अच्छे स्ट्राइक रेट से खेले काउंटी के अंदर, क्योंकि कोचेज इन्हें पुश करते थे तेज खेलने पे। पाकिस्तान के कोचेज ने कभी बाबर आजम को पुश नहीं किया तेज खेलने पे। तो आज जब बाबर आजम को पुश किया जा रहा है तो इस पे भी इनको मसला हो रहा है। देखिए एक चीज अप्रिशिएट करनी चाहिए, वो ये है कि बाबर आजम ने बहुत जबरदस्त इनिंग खेली है।
कॉन्फिडेंस बूस्टर होता है, अंडर प्रेशर होंगे बहुत ज्यादा, क्योंकि उनको भी पता होगा कि शायद ये इनकी आखिरी इनिंग है, वहां पर उन्होंने डिलीवर किया। आप देखें, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट, पहले मैच के अंदर वो आउट हो गए, अगली लगे, लेकिन ये होता है जब आप अग्रेसिव क्रिकेट खेलने जाते हैं, आप अगली लगते हैं। जब आप मॉडर्न डे क्रिकेट खेलने जाते हैं, टीम को जो है ना, जो जरूरत है वो करने जाते हैं, तो आप आइडियल नहीं लगते हैं। मामला ये है कि करना वही है जिसकी टीम को जरूरत है। और बाबर आजम ने पहले मैच में आउट होने के बाद दूसरे मैच में टाइम लिया, लेकिन तीसरे मैच में वो थोड़ा खुला खेले। आज सुबह राशिद भाई भी ये बात कर रहे थे कि बड़ी जबरदस्त कट्टे मारी है बाबर आजम ने। तो वो कट कब लगती है? बाबर आजम बेसिकली यहाँ बॉल आता है ना, तो बैकफुट पंच करते हैं। तो जब वो एग्रेसिव मूड में नहीं होते और अपना बॉटम हैंड स्लो पकड़ा होता है, तो उसको वो टाइम करते हैं। जब भी आप बॉटम हैंड स्लो पकड़ते हैं, तो आप बैकफुट पंच मारते हैं, आप टाइम करते हैं। आप जो कट्टे बाबर ने मारी है, 2-3 कट्टे, वो लगती ही तब है जब आप अग्रेसिव इंटेंट के साथ हो और आपने जो है ना तेज बॉटम हैंड को जोर से पकड़ा हो। फिर आप बजाय के पंच मारने के आप उसको जोर से स्लैश करते हैं, जिसकी वजह से उनको बाउंड्रीज वहां पे मिली हैं। तो ये सारे फैक्टर्स हैं, जो सारी ये चीजें हैं, एक एग्रेसिव इंटेंट के साथ आती हैं। और आई थिंक पाकिस्तान के लिए इससे कोई अच्छी बात नहीं है अगर बाबर आजम जो है इसी इंटेंट के साथ इसको लंबा लेके चलें, जो अपॉर्चुनिटी उनको प्रोवाइड की गई है। और उस सबसे जो है ना इम्पोर्टेंट चीज ये थी कि उन्होंने जब स्कोर किए हैं, परफॉर्मेंस किए हैं, पाकिस्तान जीता है। तो इस वजह से इस जो नॉक की वैल्यू अच्छी थी। समवुड से कि जी 140 चेस करना था, नहीं, मेरा नहीं ख्याल है कि ये इनिंग पे हमें ये बात करनी चाहिए, क्योंकि ये इनिंग ऑलरेडी बाबर आजम बहुत ज्यादा प्रेशर के अंदर थे। इस प्रेशर को कोप करके परफॉर्मेंस कर देना, यही बड़ी बात होती है। और मुझे लगता है कि बाबर आजम इस चीज का क्रेडिट डिजर्व। टेस्ट ओपनर अहमद शहजाद लाहौर से वीडियो हमारे साथ मौजूद हैं और बड़ा तफसील उन्होंने पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप और बाबर आजम की वापसी को जनाब डिस्क्राइब किया। मज़ीद गुफ्तगू एक ब्रेक के बाद। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बैटिंग लाइनअप की कारकर्दगी भी एशिया कप में भारत और फिर जनूबी अफ्रीका के खिलाफ पहले T20 में उम्दा बॉलिंग के सामने बेबस रही। सलमान अली आगा से सवाल हुआ, पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप लो स्कोरिंग मैच में फतह हासिल कर लेती है लेकिन बड़े स्कोर के सामने ऐसा नहीं कर पाती। लेकिन सलमान अली आगा ने इस बात की नफ़ी कर दी। उनका कहना था कि बांग्लादेश के अलावा हालिया तमाम सीरीज़ जीते और एशिया कप का फाइनल खेला, वो ऐसी पिचेस बना रहे हैं जहाँ स्कोर कम हो, क्योंकि वर्ल्ड कप में श्रीलंका में उन्हें ऐसी ही पिचों का सामना करना पड़ेगा। बात की है कि हम बड़ी देर बाद कम बैक किया है। सर, हम एक बांग्लादेश सीरीज़ आ रहे हैं, मुझे लग रहा है मतलब पिछले 4-5 महीने में, और एशिया कप का फाइनल खेला है। तो ये नैरेटिव ज़रूर है कि इस टीम की परफॉर्मेंस वैसी नहीं है। अगर आप फैक्ट पे बात करें तो सर हमारी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। 70% हमारा विनिंग रेशो है, और वो अगर किसी भी जो नंबर 1 टीम में है उनका ऐसा रेशो है। अब वो नैरेटिव ऐसा है, वो कैसा भी बना लें आप लोग। और अभी हम एशिया कप खेल के आए, उससे पहले ट्रांसनेशनल सीरीज़ खेली, उससे पहले वेस्ट इंडीज सीरीज़ खेली। उसमें आपने रन्स देखे हैं, यही रन्स थे 160 170। और जब हम बांग्लादेश के खिलाफ होम पे खेले थे, वो पिचेस दूसरी थी, अच्छी पिचेस थी, उसमें हमने 200 रन भी बनाए थे। तो आपको अडॉप्ट करना होता है चीज़ों को कि उस विकेट पे कितने रन बन सकते हैं। और हम आगे गोइंग, तो हमने भी ये पिचें इसलिए बनाई हुई, हमें पता है कि गोइंग फॉरवर्ड हम श्रीलंका में वर्ल्ड कप खेलने वाले हैं। वहाँ पर मुझे नहीं लगता 170 180 वाले मैचेस होंगे, वहाँ पर यही 140 150, हाँ हो सकता है शुरू में 160 170 वाले हों, लेकिन अगर आप जब बिजनेस एंड में जाएंगे तो वहाँ पर मैचेस आपको इस तरह ही मिलेंगे 140 150। आई रिमेंबर वैसे 2012 का या 14 का वर्ल्ड कप था, मुझे अच्छी तरह याद नहीं है, तो आपने वो श्रीलंका में था, और वो वर्ल्ड कप जो वेस्ट इंडीज जीता था वो इस तरह ही वर्ल्ड कप था कि एंड वाले गेम्स 130 140 वाले थे। और मुझे नहीं लगता कि इस बार भी कोई गोइंग फॉरवर्ड उधर वर्ल्ड कप में कोई ज़्यादा चेंज होगा, इसी तरह की पिचेस आपको मिलेंगी। तो आपको वो देखना होता है कि पिच किस तरह का बिहेव कर रही है। और यहाँ पर क्या अगर पिच पे है ही नहीं, 140 की पिच है, तो हम वो फिर बेवकूफ़ों वाला काम ही है कि उस पर 180 190 बनाने चले जाओ। पाकिस्तान T20 टीम के कप्तान सलमान अली आगा 2012 श्रीलंका T20 वर्ल्ड कप की बात कर रहे थे, और उस वर्ल्ड कप में मोहम्मद हफीज़ टीम के कप्तान थे, और अहमद शहजाद, कामरान अकमल, नासिर जमशेद और मोहम्मद हफीज़ पाकिस्तान के 4 टॉप ऑर्डर पाकिस्तान की लाइनअप में मौजूद थे। किस हद तक इत्तेफाक करते हैं अहमद, आपके सलमान अली आगा कह रहे हैं कि हम जिन पिचेस पर खेल रहे हैं यहाँ पर स्कोर इतना लंबा नहीं हो रहा क्योंकि हमने वर्ल्ड कप की तैयारी करनी है और वर्ल्ड कप में श्रीलंका में ऐसी ही पिचेस होंगी। लेकिन सवाल मेरा आपके सामने ये है कि हमने जितने भी मैचेस इन अरसे में देखे हैं पाकिस्तान के, वहाँ पर आपकी बॉलिंग ने जब भी परफॉर्म किया है, सामने वाली टीम के घुटनों को जब भी बैंड किया है,
आपकी टीम ने स्कोर चेस किया है, लेकिन जहां सामने वाली टीम ने आपकी बॉलिंग को अटैक किया है, रन्स हासिल किए हैं, वहां आपकी बैटिंग जो है वो झाग साबित हुई है। देखिए, आगा ने बोला कि नंबर 1 साइड की जो रेशियो होती है ना, इस टाइम हमारी वो चल रही है, लेकिन एक नैरेटिव बिल्ड है नहीं। लेकिन हमने दुनिया को बताया, लोगों को बताया कि आपने ये सारी चीजें जीती हैं। आप जब से ये खेल रहे हैं या कप्तान बन रहे हैं, हमने बैठ के ये सारी बातें बताई हैं। आपके करने वाली बातें नहीं है ये हम बैठ के करें तो ठीक है। क्यों? क्योंकि आप देखें ना, आप किन टीम्स के अगेंस्ट खेल, आप बांग्लादेश के अगेंस्ट खेलते हैं, आप अफगानिस्तान के अगेंस्ट खेलते हैं, उसके बाद जो है ना आप वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट खेलते हैं, फिर श्रीलंका की टीम और एक आधा मैच श्रीलंका के अगेंस्ट, फिर ये अभी साउथ अफ्रीका भी जो आई है, इसके 10-12 प्लेयर नहीं है। तो आपका मसला ही तो यही आ रहा है कि आप इन टीम्स के अगेंस्ट खेलते हैं और इन टीम्स के अगेंस्ट तो मतलब कि पाकिस्तान की क्रिकेट अभी पिछले दिनों में वो ठीक कह रहा है कि इनसे भी हार रहे थे। तो अगर ये बात करते ना कि जी देखेंगे पहले हम छोटी टीमों से भी हार रहे थे, एटलीस्ट अब हमने इनसे जीतना स्टार्ट कर दिया, तो ये अच्छी बात है। ये कहना कि उनकी रेशियो विनिंग नंबर 1 टीम की जैसे चल रही है, तो ये बिल्कुल नहीं है, बिकॉज वो नंबर 1 टीम में की जो रेशियो है ना, वो इसलिए है कि उनकी लोग इसलिए रिस्पेक्ट करते हैं कि वो ऑस्ट्रेलिया इंडिया के मैचेस हो रहे होते हैं, इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के मैचेस हो रहे होते हैं, न्यूजीलैंड इंग्लैंड के मैचेस हो रहे होते हैं, साउथ अफ्रीका की फुल टीम खेल रही होती है। तो ये इस तरह कंपैरिजन बनते हैं। दूसरा ये बात कर रहे हैं कि जिस तरह श्रीलंका के अगेंस्ट, जहाँ श्रीलंका में वर्ल्ड कप जा रहे हैं तो वहाँ इस तरह के पिचेस मिलेंगे। देखें, इट्स रियली गुड टू हैव अ टेंटेटिव प्लान अपने किटी के अंदर कि हाँ यार इस तरह के, बट वी नेवर नो कि वर्ल्ड कप के अंदर किस तरह के पिचेस आते हैं। और आपका क्या ख्याल है कि 140 बनाने की स्ट्रेटजी ये होती है कि आप स्लो खेलने लग जाएं? नहीं, 140 पे आपको रुकना पड़ जाता है ट्राई करते करते। दुनिया के मेथड्स यही हैं और यही रहेंगे कि आपके जो T20 के अंदर टॉप ऑर्डर हैं, पहले 6-8 ओवर अटैक करने जाना है और आपने 170, 80, 90 करने जाना होता है। हाँ, इस प्रोसेस के अंदर अगर आपकी 2-3 विकेटें गिर जाती हैं, उसके बाद मिडिल ऑर्डर जो है वो फिर उसको लंबा लेके जाता है एंड दे एंड अप 135, 140, 145, 150। आप घर से पहले ओवर से तो नहीं ना 130 बनाने जाते। तो ये चीजें देखनी है, उसके हिसाब से टीम बनानी है कि पहले 8 ओवर आपको 10 ओवर अटैक ही करना है। हाँ, वहां पे आपकी अगर विकेटें गिर गई तो फिर आपने आगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर आगा ये बयान अभी से अगर दे रहे हैं एज अ कैप्टन ऑफ द टीम, वहां पे अगर इस तरह ना हुआ जिस तरह ये सोच रहे हैं, तो उसकी तैयारी करके जा रहे हैं कि नहीं करके जा रहे हैं। फिर ये तो नहीं होगा कि प्रैक्टिस या तैयारी किसी और चीज की कर ली और एग्जाम्स में इम्तिहान किसी और चीज का आ गया। तो ये चीज भी आपने बिल्कुल देखनी है। और फिर आगा के साथ देखें, आगा जिन भी टीम्स के अगेंस्ट खेले हैं मैचेस, तो वो जीत रहे हैं एज अ कैप्टन। उनकी टीम परफॉर्मेंस करके दे रही है, एज सच इंडिविजुअल उनका कुछ भी नहीं है रोल। ना वो बैटिंग में कोई परफॉर्मेंस कर पा रहे हैं, ना वो बॉलिंग से तो बिल्कुल ही अब भागने लग गए हैं। कप्तान का एक ना ही रोल T20 के अंदर नजर आ रहा है अभी तक जितने मैचेस हमने देखे हैं, कि बॉलर्स ने बॉलिंग कर दी, बैटिंग ने बैटिंग कर दी, दूसरी टीम से आप जीत गए। एज सच वो इनकी अपनी इनपुट कुछ नजर नहीं आ रही है। तो इनको इस चीज पे काम करना है कि आप कप्तान है, आपने लीड फ्रॉम द फ्रंट करने हैं, आपने अपनी परफॉर्मेंसेस करनी है। बातें करना, प्लान बनाना ये बड़ा अच्छा है, लेकिन ये सारी चीजों का मजा तब आता है जब आप अपनी बल्ले बॉल के साथ ग्राउंड के अंदर लीड कर रहे हो फ्रंट से। तभी आपकी एक रिस्पेक्ट भी बनती है विद इन द टीम, और तभी आपकी बातें दुनिया जो है संजीदगी से सुनती भी है। अदरवाइज अगर जिस तरह आगा की पिछली ये सारी सीरीजें गिनवाई हैं, इन सीरीजों में अगर ये अपनी परफॉर्मेंस भी बता देंगे तो मेरे ख्याल से अगली सीरीज में आगा की जगह नहीं बनती है। तो कहने का मकसद ये है कि बड़ा काम इन प्रोग्रेस है। आके जब प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में बैठते हैं, बड़ा हम्बली बैठना चाहिए और ऑनेस्टली बताना चाहिए कि ये काम प्रोग्रेस के अंदर है। बड़ी अच्छी बात है, डिसीजन उन्होंने लिया है, वो काम किया है। क्या ये लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है कि नहीं, ये वक्त बताएगा। और फिर जिस तरह अभी क्रेडिट ले रहे हैं, जिम्मेदारी लेने के लिए भी हाथ खड़ा करना पड़ेगा। अहमद शहजाद साहब, बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर की गुफ्तगू आपने सुनी, पाकिस्तान T20 टीम की कामयाबी और आने वाली वनडे सीरीज़ के हवाले से। यही था आज का हमारा प्रोग्राम। एक्स अकाउंट पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ
कि पाकिस्तान में खेलो खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद याहिया हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।